आज हम लोग मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत की चर्चा करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट के विषय में बहुत सारे लोगों ने अपनी थियरी दी है, लेकिन जीन पियाजे की जो थियरी है अन्य सिद्धांतों से सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम चर्चा करेंगे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियरी ऑफ जीन पियाजे। तो सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के निवासी थे। इनको एम्प्लॉयड किया गया था बिने इंस्टीट्यूट में 1920 के दशक। इनका रोल था इंटेलिजेंट टेस्ट जो इंग्लिश में बने हुए थे उनका फ्रेंच वर्जन में ट्रांसलेट करना था उनको, यानी इंग्लिश इंटेलिजेंट टेस्ट को फ्रेंच वर्जन में बदलना इनकी ड्यूटी थी, इनका कार्य था। तो उस इंस्टीट्यूशन से ये जुड़े हुए थे, स्विट्जरलैंड के निवासी थे। परिणाम क्या हुआ कि जब ये प्रश्नों को बदल रहे थे, ट्रांसलेट कर रहे थे, पर बच्चों के प्रश्नों और उनके उत्तरों को ये ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि बच्चे बहुत आसान प्रश्नों के उत्तर गलत दे रहे थे। इनका मन बहुत दुखी हुआ और ये इस विषय को समझने के लिए बहुत उत्सुक हुए कि ऐसा क्या था। मैं उन प्रश्नों का एक जिक्र आपके सामने करना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या यह संभव है कि आप एक ही समय में विश्व में, भारत में, दिल्ली में और दिल्ली के किसी एक क्षेत्र जैसे रोहिणी में एक ही साथ क्या रह सकते हैं, तो आप कह सकते हैं हाँ एक साथ रह सकते हैं, क्योंकि रोहिणी दिल्ली में है, दिल्ली भारत में है और भारत विश्व में है। लेकिन यही प्रश्न जब बच्चे से पूछा जाता था तो बच्चा कहता था नहीं, ये कैसे संभव है कि एक व्यक्ति विश्व में भी रहे, किसी देश में भी रहे, किसी स्थान पर भी रहे, किसी राज्य में भी रहे, ये संभव नहीं है। तो इन्होंने इन प्रश्नों को लेकर सोचना शुरू किया कि आखिर वे कौन से कारण हैं, व्हाट आर द रीज़न बिहाइंड दिस, कि बच्चे आसान प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पा रहे। इन्होंने बिने इंस्टीट्यूट से अपने आप को हटा लिया, या वहाँ से आप वापस चले आए, स्विट्जरलैंड वापस चले आए अपने देश, और अपनी पत्नी के साथ मिलकर विथ हिज वाइफ इन्होंने अपने 3 बच्चों का अध्ययन करना शुरू किया। जब तक इनके बच्चे बड़े नहीं हो गए तब तक इन्होंने उसको बाकायदा ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्वेशन के बाद जो इनको महसूस हुआ वो इन्होंने अपने सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे बड़ा प्रश्न यहाँ पे ये आता है कि इन्होंने ये महसूस किया कि बच्चों का जो चिंतन है, जो बच्चों की सोच है, वो बड़ों से अलग है, और उनकी सोच पर, उनके चिंतन पर उनकी उम्र और उनके अनुभव का प्रभाव पड़ता है। यानी इन्होंने माना कि बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है वो 2 चीज़ों का परिणाम है, 2 चीज़ों के इंटरैक्शन का परिणाम है, अंतरक्रिया का परिणाम है, और वो है परिपक्वता और दूसरा है अनुभव, मैच्योरिटी एंड
एक्सपीरियंस। यानी बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास है वो दो कारकों का परिणाम है, उनकी मैच्योरिटी यानी बढ़ती उम्र और बढ़ती उम्र के साथ वातावरण से प्राप्त अनुभव। इन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है, गुणनफल इन दोनों में होता है, तो वह उनके विकास के रूप में परिलक्षित होता है, तो हम कहते हैं बच्चे का संज्ञानात्मक विकास हुआ। दूसरी बात है, हम यहाँ पे जिक्र करना चाहते हैं कि इनका जो सिद्धांत है वो कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की तुलना में दूसरों से अलग है। पहली बात, ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, लर्निंग की बात नहीं करते। यानी जीन पियाजे टॉक्स अबाउट डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड रेदर देन लर्निंग ऑफ द चाइल्ड, पहली शर्त। दूसरा इन्होंने किया कि जो इन्होंने बच्चों की लर्निंग के विषय में बात की, बच्चों के लर्निंग एस्पेक्ट को इन्होंने टच किया, इन्होंने ओवरऑल लर्निंग की बात नहीं की। यानी हिज कंसेप्ट, हिज थियरी इज टोटली based on the learning of the child rather than overall learning। तीसरा है कि इन्होंने स्टेजेस की बात की, जो हर स्टेज एक दूसरे से अलग, यानी एक स्टेज का बच्चा दूसरे स्टेज के बच्चे से अलग सोच रखता है। इन तीन बातों को लेकर इनका सिद्धांत दूसरों से थोड़ा अलग दिखता है। अब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे के सिद्धांत में क्या कुछ खास बातें नजर आएंगी। पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इन्होंने बायोलॉजिकल फैक्टर्स को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना है, जैविकीय विशेषता को अधिक महत्वपूर्ण माना है, जो उसके साथ जन्म से है, यानी जो लेके पैदा हुआ है। सोशल फैक्टर्स को ये सेकेंडरी मानते हैं या उतना इम्पोर्टेंट नहीं मानते। इनका मानना है कि बच्चों के विकास के लिए समाज के साथ क्रिया प्रतिक्रिया जरूरी है, बट ये सेकेंडरी फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर है कि डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इज टोटली बेस्ड ऑन द बायोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द चाइल्ड। दूसरी बात इन्होंने की, जो इनका सिद्धांत है वो ये कहता है कि पहले बच्चे का डेवलपमेंट होगा, उसके बाद लर्निंग होगी। ये इनके सिद्धांत का दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पहले बच्चे का विकास हो जाएगा और उसी हिसाब से बच्चा सीखेगा, जो वाइगोस्की के सिद्धांत से थोड़ा सा डिफर करता है। वाइगोस्की कहते हैं कि पहले बच्चे की लर्निंग होगी फिर डेवलपमेंट होगा। ये कहते हैं नो, डेवलपमेंट फर्स्ट देन लर्निंग। अब हम बात करते हैं कि जीन पियाजे ने जब अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया तो उन्होंने कुछ कंसेप्ट को प्रयोग के तौर पर अपने सिद्धांत में यूज किया और उन सिद्धांतों को इनके इस सिद्धांत को जानने से पहले हमें उन कंसेप्ट्स को जानना बहुत ज़रूरी है जो कि इनके सिद्धांत में यूज हुए हैं। वी हैव टू know about these concepts which are used in the cognitive theory of जीन पियाजे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उनका हम यहाँ जिक्र करना चाहेंगे। तो पहला इनका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, जिसको हमने बोला स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक बच्चे ने जन्म लिया, जनरल सेंस में मैं आपको बता रहा हूं, एक बच्चे ने जन्म लिया, उसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही है। बढ़ती उम्र हमने कहा ना, परिपक्वता और प्राप्त अनुभव की अंतरक्रिया का परिणाम उसका संज्ञानात्मक विकास है। तो बढ़ती उम्र के साथ बच्चे जो अनुभव प्राप्त करते हैं, उन दोनों का जब इंटरेक्शन होता है तो बच्चे के अंदर एक किसी भी घटना पर
को एक्सेप्ट करने और उस पर रिस्पॉन्ड करने का एक तरीका विकसित होता है कि ये घटना कैसी है, ये वस्तु कैसी है, इसको हम कैसे एडॉप्ट करें, कैसे रिसीव करें और कैसे इस पर रिस्पॉन्ड करें। हाउ द चाइल्ड रिसीव्स द इंफॉर्मेशन एंड रिस्पॉन्ड ओवर दैट इंफॉर्मेशन, वह एक ब्लॉक बनता जाता है, उसके अंदर एक तरीका विकसित होता जाता है और उसको हम कहते हैं स्कीमा। यानी स्कीमा का संबंध कुछ हद तक हम कह सकते हैं मेंटल स्ट्रक्चर से संबंधित है, बौद्धिक संरचना से संबंधित है। मैं यहाँ पे आपको एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। हमने अक्सर देखा है कि कोई बच्चा शरारत कर रहा है या कोई बच्चा अच्छा व्यवहार कर रहा है तो हम कहते हैं कि अच्छे खानदान का बच्चा है, इसके माता पिता अच्छे हैं। यानी इसने अपने माता पिता, अपने परिवार में कुछ ऐसी चीज़ें देखा जिसकी वजह से या तो अच्छा व्यवहार कर रहा है या तो बुरा व्यवहार कर रहा है। तो वो जो उसने देखा, देखने के बाद उसने रिस्पॉन्ड किया, उससे उसके अंदर एक जनरलाइज्ड बिहेवियर डेवलप हुआ और वह उसका स्कीमा है, वह उसका मेंटल स्ट्रक्चर है। किसी भी चीज़ पर हम कैसे रिएक्ट करते हैं, केले को कैसे छीला जाता है, केले को छील कर ही खाया जाता है, बस में कैसे चढ़ते हैं, बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, खाना कैसे खाते हैं, हाथ कैसे धोते हैं। ईच एंड एवरी बिहेवियर विच वॉज लर्न बाय द चाइल्ड इन अर्ली स्टेजेस, इन अर्ली लाइफ, डेवलप द स्कीमा इन चाइल्ड। तो हमने ये देखा कि स्कीमा एक तरीके से मेंटल या इंटेलिजेंट बिहेवियर है बच्चे का, जो उसे अलग अलग कार्यों को करने के लिए तरीका बताता है। अब हम बात करते हैं, हम कहते हैं कि ये दो बच्चे हैं, दोनों का सोचने का तरीका अलग अलग, इसका मतलब है दोनों का स्कीमा अलग अलग है, दोनों का मेंटल स्ट्रक्चर अलग अलग। अब हम बात करते हैं कि जब बच्चे का मेंटल स्ट्रक्चर हमने देखा तो मेंटल स्ट्रक्चर कैसे डेवलप हुआ। हाँ, उसने किसी स्थिति को देखा, बड़ों ने उसको ज्ञान दिया और उसको अनुभव हो गया कि हाँ ये चीज़ ऐसे, दरवाज़ा है ऐसे खुलेगा, ये व्यक्ति है इससे ऐसे बात करनी चाहिए, यहाँ तक तो ठीक। लेकिन बच्चे जैसे जैसे जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसा तो जरूरी नहीं है कि हर समय उनको वही चीज़ मिलेगी जिसका उनको ज्ञान है। उनके सामने कई बार कुछ नई चीज़ें भी मिलती हैं। जब बच्चे के सामने कुछ नई चीज़ें आने लगती हैं तो बच्चे के मन में एक असंतुलन की स्थिति पैदा होती है। नई स्थिति के आने के बाद, जिसको हम कह सकते हैं डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब है कि बच्चे के सामने अब कुछ ऐसी चीज आ गई जिसका उसने कभी अनुभव नहीं किया था। असंतुलन की स्थिति पैदा होती है तो बच्चा उसके साथ अनुकूलन करता है, एडॉप्टेशन करता है। यानी फॉर द सॉल्यूशन ऑफ डिसइक्विलिब्रियम द चाइल्ड यूजेस द प्रोसेस एडॉप्टेशन। अनुकूलन की प्रक्रिया अपनाता है, अनुकूलन। एडॉप्टेशन की प्रक्रिया अपनाता है और यह अनुकूलन वो दो तरीके से करता है। उस नई स्थिति से अपने आप को एडजस्ट करता है, अपने आप को उसमें समाहित कर देता है, उसको समझता है, उसको एडॉप्ट करता है। तो उसके पास दो तरीके हैं नई सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। हाउ द चाइल्ड हैंडल्स द न्यू सिचुएशन इज नोन एज एडॉप्टेशन। अब आप देखिए, ये एडॉप्टेशन की प्रक्रिया बच्चा दो तरीके से करता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि वो दो प्रोसेस कौन से हैं।
पहला है एसिमिलेशन, या इसको हम कह सकते हैं आत्मसातीकरण। इसके लिए कभी कभी अनुकूलन भी लिखा रहता है हिंदी में, लेकिन आपको ये समझना है कि यू हैव टू लर्न दिस वर्ड एसिमिलेशन। और दूसरा वर्ड है एकोमोडेशन। समायोजन या समाविष्टीकरण। इन दोनों शब्दों को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं। सीटेट का हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, जब आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि इन दोनों में से एक प्रश्न जरूर आता है, इन दोनों कंसेप्ट में से एक कंसेप्ट जरूर पूछा जाता है। अब हमने आपको बताया कि बच्चे का एक स्कीमा बना हुआ है, एक मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है कि ये चीज़ ऐसी है। अब उसके सामने एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है तो वो असंतुलन को फेस करता है। उसके मन में एक इम्बैलेंस डेवलप हो गया कि मैं इसको क्या करूं, और उस स्थिति में उस इम्बैलेंस को दूर करने के लिए, असंतुलन को दूर करने के लिए वह दो प्रोसेस करता है, एसिमिलेशन करता है या एकोमोडेशन करता है। तो अब हमें ये जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि व्हाट इज एसिमिलेशन, व्हाट इज एकोमोडेशन। आप थोड़ा ध्यान से समझिए। बच्चे ने नए ज्ञान को, नई घटना को, नई स्थिति को अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर, अपने स्कीमा के आधार पर, अपने मेंटल स्ट्रक्चर के आधार पर ही उसको एडॉप्ट करता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। तो हम कहते हैं इसको एसिमिलेशन। जैसे मान लेते हैं एक वर्ड हमने लिखा काइट, बहुत सिंपल सा वर्ड है काइट। बच्चे को पता है कि इसको काइट लिखते हैं, काइट का अर्थ है पतंग है, और उसको पता है, लिखने की जानता है, उसकी स्पेलिंग उसको पता है, पढ़ता भी है वो। काइट उसके सामने आता है, काइट पढ़ देता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके सामने एक नई स्थिति आती है, एक नया वर्ड यूज होता है, अब इसको देखिए, मैं आपके सामने पढ़ नहीं रहा हूं। अब ये बच्चा इस शब्द को क्या पढ़ेगा, क्योंकि सेम मिलता जुलता शब्द है। के का उच्चारण यहां उसने किया था काइट, और यहां पे भी के लिखा हुआ है, लेकिन उसको लगा कुछ नया शब्द है। तो बच्चे ने इस शब्द को पढ़ा कनाइफ। अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज, द चाइल्ड pronounces this word as a कनाइफ, और वो पढ़ के आगे निकल जाता है और हमेशा कनाइफ पढ़ता है। तो बच्चे ने क्या किया कि नए ज्ञान को अपने पुराने ज्ञान के आधार पर एडजस्ट कर लेता है। इस स्थिति को हम कहते हैं एसिमिलेशन। और इस प्रक्रिया में बच्चे ने क्या किया, देखिए, पुराने ज्ञान को उसने नहीं बदला, उसने नए शब्द को ही तोड़ मरोड़ के, बदल के अपने कॉग्निटिव पैटर्न में यूज कर लेता है। जैसे देखिए, इसको पढ़ते हैं नाइफ, लेकिन उसने पढ़ा कनाइफ, यानी इस नए वर्ड को उसने बदल दिया। तो उसने क्या किया, एसिमिलेशन किया। तो एसिमिलेशन में हम दो शब्दों को यूज करते हैं। व्हेन द चाइल्ड चेंजेस द न्यू सिचुएशन, न्यू नॉलेज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस नॉलेज, और when the child adjusts with the new situation according to the previous situation। दोनों स्थितियों में हम इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं एसिमिलेशन। यानी जब बच्चा नए ज्ञान को बदलते हुए, नई परिस्थिति को बदलते हुए व्यवहार करता है, या बच्चा अपने पूर्व ज्ञान के अनुसार व्यवहार करता, अपने पूर्व ज्ञान में कोई चेंज नहीं करता, उस स्थिति को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब हम देखिए, इसको और भी समझ सकते हैं। जैसे हम बच्चे को कुछ भी देते हैं तो मुंह में डाल देते हैं, उसके छोटा बच्चा है तो उसके मुंह में डाल देते हैं, उसके हाथ में नहीं पकड़ाते।
तो बच्चे के अंदर धीरे 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 ये डेवलपमेंट होता जाता है कि कोई भी चीज़ है उसको मुंह में डाल दो। तो हमने तो उसके मुंह में डाला खाने वाली चीज़, लेकिन जब हम उसको कोई कंचा दे देते हैं, छोटी सी कोई मटेरियल खेलने वाला दे देते हैं, तो उसने अपने मुंह में डाल दिया, निगल गया। तो बच्चे ने ऐसा क्यों किया? बच्चे ने अब जिस चीज़ को नहीं खाना चाहिए था उसको भी खा लिया, यानी उसने एसिमिलेट कर लिया अपनी पुरानी नॉलेज के आधार पर। इसको हम कहते हैं एसिमिलेशन। इसका एक उदाहरण और हम दे सकते हैं। मान लेते हैं कि बच्चे ने एक कुत्ते को देखा और देखने के बाद उसके माता पिता ने बताया कि बेटा ये कुत्ता है जिसके 4 पैर है, 1 पूंछ है, 2 कान है, 2 आंख है। तो उसने अपने मन में एक कंसेप्ट डेवलप कर दिया, एक मेंटल स्ट्रक्चर डेवलप किया कि इस तरह का होगा तो कुत्ता होगा। अब वो कुत्ते को कुत्ता कहता है, वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक दिन बकरी का बच्चा मिला, उसको देखकर उसने देखा कुछ अलग तो है, लेकिन उस बकरी के बच्चे को भी वो कुत्ता कहता है। He calls the goat as a dog. It means the child uses the process assimilation. अब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की। एकोमोडेशन एक ऐसा शब्द है जिसमें बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज को चेंज करता है, न्यू नॉलेज को चेंज नहीं करता। यानी न्यू नॉलेज जैसी है वैसे ही एडजस्ट करता है, अपने प्रीवियस नॉलेज में थोड़ा सा परिवर्तन करते हुए। इसमें बहुत क्लियर बताया जाता है, व्हेन द चाइल्ड मॉडिफाइज द मेंटल स्ट्रक्चर, अपने पूर्व ज्ञान को, अपने प्रीवियस नॉलेज को, अपने मेंटल स्ट्रक्चर को जब वो बदलते हुए बिहेव करता है तो उसको हम कहते हैं समायोजन। जैसे इसी शब्द का उदाहरण ले लेते हैं। जब ये शब्द बच्चे के सामने आया, नाइफ लिखा हुआ, तो उसको नहीं पता था क्या पढ़ना चाहिए। उसने पूछा लोगों से, तो लोगों ने बताया, उसकी मदर ने बताया, उसके टीचर ने बताया कि बेटा जब के बाद एन आता है तो के साइलेंट हो जाता है। अब उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर में ऐड किया, उसमें इंफॉर्मेशन जोड़ा और उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया कि हर बार के का उच्चारण नहीं करते, कभी कभी के साइलेंट भी होता है। कब साइलेंट होता है? जब के आगे एन लिखा हो। जैसे नो है, नॉलेज है, नाइफ है। तो उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया और इसको जैसे पढ़ना था वैसे ही पढ़ा। न्यू सिचुएशन को उसने कुछ भी चेंज नहीं किया, तो उसने किया एकोमोडेशन। व्हेन द चाइल्ड बिहेव्स बाय चेंजिंग द प्रीवियस नॉलेज, बाय चेंजिंग द मॉडल मेंटल स्ट्रक्चर, बाय मॉडिफाइंग द मेंटल स्ट्रक्चर, दैट इज एकोमोडेशन। नाउ वी आर गोइंग टू गिव यू सम मोर एग्जांपल्स अबाउट दिस। हम देखते हैं, उसी एग्जाम्पल को हम ले लेते हैं कि जब बच्चे ने छोटी चीज़ पाया तो मुंह में डाल दिया, तो उसने एसिमिलेट किया। लेकिन जब उसको एक फुटबॉल दे दिया जाता है, माँ बाप ने गुस्से में आएगा, बोला लो आप उसको खाओ, हर चीज़ मुंह में डाल लेते हो। अब फुटबॉल को आ करके वो थोड़ा बहुत डालने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं डाल पाता। उसने हाथ में संभाल लिया, उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर को चेंज किया कि हर बार चीज़ें मुँह में नहीं डाली जाती, कभी कभी हाथ में भी संभाला जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एकोमोडेशन। कुत्ते वाला उदाहरण लेते हैं, जो हमने कुत्ते और बकरी का उदाहरण अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक बच्चे ने कुत्ते को देखा तो उसके मन में स्ट्रक्चर बना कि ये कुत्ता है। लेकिन जब उसने बकरी को देखा तो उसको लगा कुछ चेंज है। उसकी माँ ने उसको बताया, जब उसने उस बकरी को भी कुत्ता कहा तो उसकी माँ ने बताया नहीं बेटा ये बकरी, कुत्ता तो भौंकता है। तो उसने अपने मेंटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई किया कि कुत्ता होने के लिए 4 पैर, 1 पूंछ, 2 आंख, 2 कान के साथ साथ उसका भौंकना भी जरूरी है। अगर वो भौंकता है तो कुत्ता है, अगर नहीं भौंकता तो बकरी का बच्चा है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं एकोमोडेशन। यानी बच्चा 2 तरह की क्रियाएं करता है, एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन। जब नई सिचुएशन बच्चे के सामने आती है और बच्चा अपनी प्रीवियस नॉलेज के अनुसार उसको एडॉप्ट करता है, उसको एडजस्ट करता है, तो वो है एसिमिलेशन। और इस प्रक्रिया में उसको अपने प्रीवियस नॉलेज के अनुसार व्यवहार करते समय कई बार नई नॉलेज को बदल देना पड़ता है, तो हम उसको कहते हैं एसिमिलेशन। लेकिन जब बच्चा नई नॉलेज को एज इट इज़ लेता है, अपने प्रीवियस नॉलेज को बदलता है, प्रीवियस नॉलेज को मॉडिफाई करता है, अपने मेंटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करता है, उसको कहते हैं एकोमोडेशन। अब स्थिति यहाँ पे एक शब्द की और है, और वो है इक्विलिब्रेशन, जिसको हम कहते हैं
साम्य धारण। देखिए, अगर हम इस स्थिति को यहाँ जोड़ें कि जब बच्चे के सामने असंतुलन की स्थिति होती है तो बच्चा इन दोनों प्रक्रियाओं के द्वारा उसको एडजस्ट करता है। तो जब बच्चा चाहे एसिमिलेशन करे, चाहे एकोमोडेशन करे, या दोनों थोड़ा थोड़ा करे, तो फिर उसके अंदर एक संतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। उस संतुलन को हम कहते हैं साम्य धारण। जब तक उसके मन में ये था कि मैं इसको क्या पढ़ूं, तब तक वो डिसइक्विलिब्रियम में था। लेकिन जब वो उसको पढ़ लेता है, चाहे वो इसको कनाइव पढ़ता है चाहे इसको नाइव पढ़ता है, तो संतुष्ट हो जाता है। और इस स्थिति में जो प्रक्रिया, जो स्थिति उत्पन्न होती है, उसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन या साम्य धारण। हमने यहाँ पे 4 शब्दों का जिक्र किया। स्कीमा, बच्चे के बिहेवियर का तरीका, कैसे वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करता है और उस पर कैसे रिएक्ट करता है, वो उसका स्कीमा है, उसका पूर्व ज्ञान है, उसका मेंटल स्ट्रक्चर है। और उस मेंटल स्ट्रक्चर के साथ वो नई सिचुएशन को फेस करने जा रहा है। जब नई सिचुएशन को फेस करते समय वो अपने मेंटल स्ट्रक्चर में कोई बदलाव नहीं करता, अपने मेंटल स्ट्रक्चर के अनुसार ही नए सिचुएशन को फेस करता है, एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, तो उसको कहते हैं एसिमिलेशन। जब वो अपने मेंटल स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करके उसको रिसीव करता है तो उसको कहते हैं एकोमोडेशन। ऐसा कर लेने से उसके असंतुलन की स्थिति समाप्त हो जाती है और वह संतुलन की स्थिति में आ जाता है। इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रेशन। ये टॉपिक बहुत लंबा है, बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत इम्पोर्टेंट है। इसको हम थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अब हम जब नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे तो हम पढ़ेंगे कि जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक जो विकास है वो 4 अवस्थाओं में होकर गुजरता है और उन अवस्थाओं का हम डिटेल अध्ययन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने इस लेक्चर को विराम देता हूँ। धन्यवाद।